Hello friends, welcome back. I'm from Bitech Sapiens. So we started a series in which we discuss about PU set PG Zoology question paper, right? Which was conducted by Punjab University in Chandigarh. So, so if you are preparing for ICMR, DBT, UCG NET, GATE, IT JAM और various MSc entrance, you can join us. ठीक है, और आप विजिट कर सकते हैं, और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे 2021 के पेपर को, किसका, जोलॉजी का। ठीक है, तो उससे पहले अगर आप सारे के सारे पेपर्स देखना चाहते हैं 23, 24 और 21 के, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल बायोटेक सीपेंस पे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप PU सेट के देख सकते हो, CU सेट PG के देख सकते हो, और अदर और भी गेट और ICMR और DBT से रिलेटेड वीडियोस हैं, तो आप इन्हें देख सकते हो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2021 के पेपर को, zoology के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डाईहाइड्रोपायरिडीन रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ टी टिब्यूल्स इन स्केलेटन मसल्स फाइबर, दे सर्व एज। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो डाईहाइड्रोपायरिडीन रिसेप्टर हैं वो प्रेजेंट होते हैं टी ट्यूब्यूल्स में, स्केलेटल मसल पे, मसल फाइबर पे। तो बताना है वो किस टाइप के रिसेप्टर हैं। फर्स्ट आपका है ए, ऑप्शन वोल्टेज सेंसर। सेकंड वन है आपका बी, नॉन गेटेड आयन चैनल्स। सी, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स। एंड डी, सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्ट चैनल। ठीक है, तो जो चैनल होते हैं, जो सेंसर्स हैं, ठीक है, तो वो होते हैं एक्चुअली में वोल्टेज सेंसर। ठीक है, तो वो वोल्टेज को सेंस करते हैं। ठीक है, तो उसका जो ऑप्शन है डेट इज ए, करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप मूव करते हैं। Which of the following part of kidney drains the urine into the minor calyx? ठीक है, तो कौन सा पार्ट जो ड्रेन करता है यूरिन को माइनर कैलेक्स में? तो ऑप्शन है आपका रीनल पेल्विस, बी रीनल पैपिला, सी रीनल हाइलम, एंड डी इज रीनल कॉलम। ठीक है, तो ये डायग्राम है हमारे पास, कट सेक्शन ऑफ किडनी। अगर इसकी तरफ आप देखो, ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है रीनल पैपिला है, दिया है रीनल साइनस दिया हुआ है। ठीक है, जो अभी हमने देखे ऑप्शंस, तो जो पार्ट करता है कंसंट्रेट दैट इज रीनल पैपिला। ठीक है, आप देख पा रहे हो ये कैसे कलेक्ट कर रहा है और इसे मूव करा रहा है इस ट्रक में। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो क्या है आपका, रीनल पैपिला। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो है रीनल पैपिला। बहुत इजी क्वेश्चन था, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन था। अगर आपको इसकी डायग्राम पता होगी किडनी की तो आप इसको बता सकते थे, इजी बोल सकते हैं इसको, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। एपिनीरियम इज अ कनेक्टिव टिश्यू लेयर विच सराउंड। ठीक है, तो आपको बताना है एक एपिनीरियम एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, वो किसको सराउंड करती है? तो ऑप्शन है आपका एक्सोन ऑफ अ न्यूरॉन, बी सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन, सी अ सेल फेसिकल्स, और डी अ नर्व। ठीक है, तो वो किसको कोड करती है? नर्व को। तो आप देख पा रहे हो ये एक नर्व है। ठीक है, तो एपिनीरियम अगर आप इसको जूम करके देखते हैं इसको, तो एपिनीरियम देखो कैसे इसको आउटर कवर किया हुआ है। ठीक है, तो ये नर्व है। ठीक है, तो जो लेयर है वो किसको करती है? एक नर्व को करती है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो है डी, अ नर्व, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। इन न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए, नाइट्रोजनस बेस इज ज्वाइंट कोवलेंटली टू डी ऑक्सीराइबो शुगर एट। तो कैसे ज्वाइन होती है? तो ऑप्शन है आपका N1 ऑफ पायरिडीन, पायरिमिडीन एंड N1 ऑफ प्यूरिन। बी है आपका N3 ऑफ पायरिडीन एंड N1 ऑफ प्यूरिन, एन और सी है आपका N3 ऑफ पायरिडीन and N9 of purine, and D option is N1 of pyridine and N9 of purine। तो कैसे होती है वो ज्वाइन? N1 of pyridine and N9 of purine। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो प्यूरिन और pyrimidine में, ठीक है, तो इसमें दो रिंग प्रेजेंट होती है और इसमें एक रिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो जो N1 होता है वहां से ज्वाइनिंग होती है, और इसमें जो N9 होता है ना वहां से ज्वाइनिंग होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5, प्यूरिन एंड pyrimidine बेस्ड इन डीएनए एग्जिस्ट इन डिफरेंट केमिकल फॉर्म कॉल्ड टोटामर्स। ठीक है, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग दीज टोटामर्स। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो, तो जो प्यूरिन और पिरामिडीन है, ठीक है, बेसिस उनके कुछ एक सिमिलर स्ट्रक्चर टाइप अदर केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, हम टोटामर्स कहते हैं। ठीक है, तो आपको देखना है कि क्या क्या है वो ऑप्शन जो इसके रिगार्डिंग ट्रू है। ऑप्शन आपका ए है, अमीनो फॉर्म इज प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ एडेनिन। ठीक है, बी अमीनो इम्यूनो फॉर्म इज प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ साइटोसिन, सी
इम्यूनो फॉर्म इज प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ एडेनिन और एमाइनो फॉर्म इज रियर फॉर्म ऑफ साइटोसिन। ठीक है, तो जो इसका आंसर है टोटोमर्स का वो है आपका ए। तो जो अमीनो फॉर्म होती है इज प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ एडेनिन। ठीक है, तो इसका ए है इसका राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। सो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो आपको बताना है कौन सी ट्रू है। तो ऑप्शन ए इज ए डीएनए हैज अ लेफ्ट हैंडेड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। बी ऑप्शन है आपका बी डीएनए हैज अ लेफ्ट हैंडेड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, नहीं राइट होता है। और जेड है आपका सी है आपका जेड डीएनए हैज अ लेफ्ट हैंडेड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, और जो ऑप्शन डी है आपका जेड डीएनए हैज अ राइट हैंडेड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो सी है आपका, जो आपका जेड डीएनए है ना वो लेफ्ट हैंडेड होता है। ठीक है, जो और ए और बी है वो राइट हैंडेड, तो इसलिए ये दोनों गलत हैं। ठीक है, और डी है लेफ्ट, तो आप अगर आप सी के साथ एग्री करते हो तो आपको डी के साथ तो डिसएग्री करना होगा। ठीक है, तो आप जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर हिस्टोन इन अ न्यूक्लियोसोम। ठीक है, सो वी नो जब डीएनए की जब हम पैकेजिंग करती है तो पहले न्यूक्लियोसोम आता है और फिर धीरे धीरे क्या होता है क्रोमोसोम की फॉर्म में आता है जिसमें कि स्कैफोल्ड प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे मॉडल होते हैं। देखिए न्यूक्लियोसोम मॉडल आ गया, ठीक है, जिगजैग मॉडल आ गया, और ऐसे ऐसे करते करते फिर क्या होता है एक सिंपल जो हमें डीएनए देखने को मिलता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जब इसकी कॉइलिंग हो रही होती है तो उसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है वो कोर हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। ठीक है, थोड़ा इसको देखते हैं। ये है एक न्यूक्लियोसोम और देखो ये जो आप देख पा रहे हो ना ये है डीएनए, एक ब्लू ब्लू दिख रहा है ये डीएनए है। ठीक है, डीएनए को बाइंड करके रखा है किसने, न्यूक्लियोसोम ने। ठीक है, और ये जो बीच वाले आप देख पा रहे हो ये सारी की सारी हिस्टोन प्रोटीन है जिसमें आते हैं H2A, H3, ठीक है, H2B एंड H4, राइट। तो अब जो देख पा रहे हैं इन्होंने ऑक्टामर बनाया, इसी को हम कोर हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं और ऑक्टामर बोलते हैं। ठीक है, तो ऑक्टामर में आप बोल सकते हो कि कौन कौन सी प्रोटीन आती है, H2A, H3, H4 एंड H2B। तो देखो H2A तो कोर हिस्टोन प्रोटीन है, H3 भी है और H4 भी है, तो सिंपल जो कोर नहीं है वो है H1 हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो ये जो आप देख पा रहे हो ना यहाँ पे इस वाले कलर में, ये है H1 हिस्टोन प्रोटीन, ये बाहर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑक्टामर के ना कि अंदर प्रेजेंट होता है, तो इस बात का ध्यान रखना। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें। तो न्यूक्लियर लैमिन्स आर, ठीक है, तो सेम क्वेश्चन ये पूछा गया था 2023 में। ठीक है, तो देखो कैसे इन्होंने सिमिलरिटी शो की। एक पैट कुछ क्वेश्चंस जो है आपको सेम वैसी पैटर्न में मिलेंगे, वहीं से क्वेश्चन ड्राइव होंगे, जैसे कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के एग्जांपल से क्वेश्चंस आ गए। तो आपको बताना है कि जो न्यूक्लियर लैमिन्स होते हैं वो कौन से फिलामेंट होते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट। ऑप्शन आपका ए है टाइप 2 इंटरमीडिएट फिलामेंट, बी टाइप 3 इंटरमीडिएट फिलामेंट, सी है आपका टाइप 4 एंड डी है आपका टाइप 5। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो है डी, टाइप 5 इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोटर प्रोटीन, तो कौन सी ऐसे जो मोटर प्रोटीन नहीं है। आपके ऑप्शन है डाइनिन, काइनेसिन, माइसिन, एडेनिन, एक्टिन। तो जो इसमें ऑप्शन आता है आपका वो आता है सी, दैट इज एक्टिन। तो सेम ये वाला क्वेश्चन भी इसी से ड्राइव क्वेश्चन 23 में पूछा गया था। तो अगर आप 25 को टारगेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, या फिर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये जो हमने सीरीज तैयार की आपको पक्का देखनी चाहिए, ताकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको जो हमने करवाए हैं वो वहाँ मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट फिट एज वन ऑफ द एजम्पशन ऑफ हार्डी विनवर्ग लॉ। ठीक है, तो कौन सी एजम्पशन है जो फिट बैटरी अकॉर्डिंग टू हार्डी विनवर्ग लॉ। तो ऑप्शन आपका ए है ईच जीनोटाइप इन अ पॉपुलेशन मेड इन प्रोपोर्शन टू इट्स फ्रीक्वेंसी, बी इज पॉजिटिव एजोटेटिव मीटिंग, ठीक है, सी है आपका नेगेटिव एजोटेटिव मीटिंग एंड डी इज इन ब्रीडिंग। ठीक है, जो इसका ऑप्शन बेस्ट है वो है ए, ईच जीनोटाइप इन अ पॉपुलेशन नेट्स इन अ प्रोपोर्शन ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें हम। तो क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेनेटिक बाइसिस ऑफ क्राइडुचैट सिंड्रोम। ठीक है, तो आपको बताना है कि एक्चुअली में होता क्या है इसमें। तो ऑप्शन ए है आपका डिलीशन ऑफ अ शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5, डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 15 एंड ट्राइसोमी ऑफ ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 15। एक्चुअली में जो क्राइडू चैट होती है वो होती है क्रोमोसोम नंबर 15 में, सॉरी 5 में हमें देखने को मिलती है। तो देखो अब हम बात कर रहे हैं 5 क्रोमोसोम की, तो
ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की तो अब ऐसा ही गलत हो गया, ठीक है। और जो शॉर्टनिंग होती है, ठीक है, तो वो कहाँ होती है, डिलीशन शॉर्ट आर्म में होती है, ठीक है। तो जो उसका ए है वो है से राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी था, क्या मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, इजी था। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टू लिंक्ड जीन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन कपलिंग, ठीक है। तो को बताना है कि कौन कपलिंग को एक्सप्लेन कर रही है जब दो जीन जो है वो लिंक्ड है, राइट। अब ऑप्शन देखते हैं आपका, अरेंजमेंट इन विच वाइल्ड टाइप एलील ऑफ बोथ जीन आर फाउंड ऑन अ वन क्रोमोसोम एंड म्यूटेंट एलील्स आर फाउंड ऑन another on other homologous chromosome, ठीक है। बी है अरेंजमेंट इन विच वाइल्ड type allele of both genes are found on both homologous chromosome, right? C है आपका arrangement in which each homologous chromosome contain one wild type and one mutant allele, ठीक है। और डी है arrangement in which both homologous chromosome contain mutant allele only, ठीक है। तो जो एक्सप्लेन करती है कपलिंग को वो करता है आपका ऑप्शन ए, ठीक है। तो क्या है वो बता रहा है, arrangement in which wild type allele of both gene are found on one chromosome, ठीक है। तो एक क्रोमोसोम पे दोनों वाइल्ड टाइप जीन प्रेजेंट हैं एंड म्यूटेंट एलील्स आर फाउंड ऑन द अदर होमोलोगस क्रोमोसोम, और जो म्यूटेंट है वो अदर होमोलोगस क्रोमोसोम पे हमें देखने को मिल रही है। तो वहीं से हमें पता लगता है कि वो लिंक्ड है या नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मिनिमम पीएच वैल्यू, ठीक है। तो आपको बताना है कि किसकी मिनिमम पीएच वैल्यू है, बाइल जूस, गैस्ट्रिक जूस, सी स्लाइवा, डी पैनक्रियाटिक, ठीक है। तो बाइल जूस तो नहीं होगा, ठीक है। तो जो मिनिमम पीएच पे वर्क करेगा तो वो क्या है आपका, मतलब जो मिनिमम पीएच है जिसका, वो किसका है, गैस्ट्रिक जूस का है, ठीक है। इसका थोड़ा अल्केलाइन हो जाता है, स्लाइवा का भी अल्केलाइन है, और पैनक्रियाटिक का भी, ठीक है, उसी रेंज में आता है ये। तो जो मोर एसिडिक है वो डेट इज टूवर्ड, वो कौन सा है, गैस्ट्रिक जूस है आपका, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीथ आर लोफोडोंट, ठीक है। तो हर पेपर में टीथ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया ही आया है, ठीक है। टाइप्स ऑफ टीथ के ऊपर आ गया है, या जो टाइप्स हैं उन टाइप्स के अंदर कौन कौन से टीथ आते हैं, ठीक है। तो जो लोफोडोंट टीथ होते हैं वो होते हैं मोलर्स, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें। तो जो कौन से हैं लोफोडोंट, वो मोलर्स होते हैं, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करें, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंजाइम, तो कौन सा ऐसा इंजाइम नहीं है। तो ऑप्शन है आपका गैस्ट्रिन, बी इज पिटालिन, सी इज पेप्सिन एंड डी इज रेनिन, ठीक है। तो जो उसका आंसर है डेट इज गैस्ट्रिन। पिटाइलिन तो एक इंजाइम है, पेप्सिन भी इंजाइम है, रेनिन भी इंजाइम है, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन था, डाइजेस्टिव से रिलेटेड था। तो देखो उस किसने फॉर्म में पूछा हुआ है, पहले इन्होंने इंजाइम्स के ऊपर वेस्ट क्वेश्चन पूछा, फिर टीट के ऊपर वेस्ट क्वेश्चन पूछा, और फिर इंजाइम्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा उन्होंने, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है, स्क्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस इज स्टिमुलेटेड बाय, तो किससे स्टिमुलेटेड होते हैं वो, तो वो वर्क करता है सिक्रेटिन और कोसाइटोकैनिन के ऊपर डिपेंड करता है। तो जिसका ऑप्शन है डेट इज डी, बोथ ए एंड बी, ना कि इंटेरोकाइनेज के ऊपर, ठीक है। तो ये बोथ रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और किसी किसी ऑप्शन में आपको सिर्फ बी ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, ठीक है, पर दोनों ये वर्क करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। तो फर्स्टली यू हैव टू नो अबाउट व्हाट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। तो अगर आप देखें तो न्यूक्लियस इस तरह से कुछ सेल की बात करें तो इससे रिलेटेड क्या होता है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट, इस तरह से। और फिर क्या होते हैं, गोल्जाई बॉडीज होते हैं, ठीक है। अगर चेंज करके करें हम, गोल्जाई बॉडीज होते हैं, राइट। और यहाँ से वो क्या करते हैं, स्क्रीशन करते हैं, ठीक है। तो कैसे न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन के साथ ई आर आ गया आपका, ठीक है। फिर आपकी गोल्जाई बॉडी आ गई, और फिर क्या आते हैं आपके लाइसोसोम आते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, कोई भी जो भी न्यूक्लियस से प्रोटीन फॉर्म हुई है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम, वो फॉर्म करवा रहे हैं, और वो शॉर्टिंग कर रहे हैं प्रोटीन की, कैसे, ईआर से गुलजाई और लाइसोसोम। तो देखना है कि कौन सा पार्ट नहीं है, तो कौन सा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तो प्रेजेंट होता है, लाइसोसोम भी प्रेजेंट होता है, गुलजाई कॉम्प्लेक्स भी प्रेजेंट होता है, बट पेरोक्सिसोम इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। देखो एंडोमेम्ब्रेन कनेक्टिविटी में चल रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जाई बॉडी, लाइसोसोम,
फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है, ठीक है। बट पेरोक्सिसोम इज अ नॉट पार्ट ऑफ अ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें, तो जो क्वेश्चन नंबर 18 है, क्रूसफेल्ट जैकोब डिसीज इज कॉज्ड बाय, तो किसकी किसके थ्रू होती है वो? ए प्रियॉन्स, वेरियोर्स, वायरस एंड बैक्टीरिया। तो वो होती है पेरियोन्स की है, ठीक है। ये प्रोटीनिशियस पार्ट है, ठीक है, जो कॉज करता है वेरियस डिसीज। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम। सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज अ टाइप ऑफ, ठीक है। तो जो सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं, तो वो कौन से टाइप के होते हैं? तो ए है आपका यूनिपोर्टर, बी है एंटीपोर्टर, सी है ग्लूट फोर, और सिम्पोर्टर, डी डी आपका है सिम्पोर्टर, ठीक है। तो जिसका ऑप्शन है वो है सिम्पोर्टर, ठीक है। तो अगर आप बात करें यूनिपोर्टर की, तो यूनिपोर्टर होता है एक डायरेक्शन में मूव कराना एक मॉलिक्यूल को, ठीक है। एंटीपोर्टर होता है डायरेक्शन में तो मूव कराता है टू मॉलिक्यूल्स को, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कराता है। और जो ग्लूट फोर है, ये भी एक ट्रांसपोर्टर है ग्लूकोज को मूव कराने का। और सिम्पोर्टर है तो मतलब एक ही डायरेक्शन में दो मॉलिक्यूल्स को मूव कराता है, इसलिए सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर मीन सोडियम भी और ग्लूकोज बोथ मूव करें बट एक ही डायरेक्शन में मूव करें, तो वो क्या आ गया आपका? सिम्पोर्टर आ गया, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलें, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, विच फॉलो विच पोजीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन अ कोडोन इज वोवल पोजीशन, ठीक है। तो आपको बतानी है कौन सी ऐसी वोवल पोजीशन होती है कोडोन में। चलिए इस डायग्राम को देखते हैं। अगर ये आपका mRNA है, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका tRNA वहां पर क्या होगा? अब देख पा रहे हो ये वोबल पोजीशन होती है, मतलब जैसे जो कोडोन के ऊपर mRNA के ऊपर कोडोन होंगे ना, उसका बिल्कुल ऑपोजिट वाले होंगे यहाँ पे, राइट। तो इसमें जो पोजीशन होती है वो होती है थर्ड पोजीशन होती है, जैसे कि अब यहाँ से चले 1 2 3, तो थर्ड पोजीशन जो होती है वो वोवल पोजीशन होती है, ठीक है। अगर ये कुछ चेंज माइनर चेंजेस भी आते हैं इसमें, तो जो हमारे पास फॉर्म होगा यहाँ पर अमीनो एसिड, उसमें चेंज नहीं आता है, ठीक है। जो फर्स्ट और सेकंड होते हैं कोडोन एंटीकोडोन, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो जो इसमें हम अगर देखें, तो जो पोजीशन होती है वो होती है थर्ड, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, विच इज द एनर्जी रिच मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसलेशन इनिशिएशन प्रोसेस इन अ प्रोकैरियोट। तो आपको याद रखना है वो कौन सा है? जीटीपी, ठीक है। इनिशिएशन के लिए भी चाहिए होता है, टर्मिनेशन के लिए भी चाहिए होता है, और इलोंगेशन के लिए भी चाहिए होता है। तो कौन सा है वो? जीटीपी, बस याद रखना। ना ही एटीपी होता है, ना ही सीटीपी, ना ही साइक्लिक एएमपी, ओनली एंड ओनली जीटीपी, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें, तो आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 22 है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज इन्वॉल्व्ड इन अमीनो एसिड एक्टिवेशन ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन। तो आपको बताना है कि कैसा कौन सा एंजाइम है जो इन्वॉल्व होता है अमीनो एसिड की एक्टिवेशन के लिए ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन। तो देखो ट्रांसलेशन से ही दो क्वेश्चन आ गए, ठीक है। और आप ये वाला भी देख सकते हो थर्ड, तो तीन क्वेश्चन तो ट्रांसलेशन से ही है। तो इसको करके जाओगे तो तभी आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आपका जो ऑप्शन है दैट इज अमीनो एसाइल टीआरए सिंथेटेस, एटीपी सिंथेटेस, सी है आपका अमीनो एसाइल एमआरएनए टी सिंथेटेस, और डी है अमीनो एसाइल आरएनए सिंथेटेस। तो इसमें जो इन्वॉल्व होता है वो होता है ओनली वन अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस। तो ये करता क्या है? ये चार्ज करता है। अगर आप इस डायग्राम की तरफ मूव करें और आप इसको देखते हो, तो देखो ये है टीआरएनए सिंथेटेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? टीआरएनए आता है, ठीक है, और ये क्या करता है? चार्ज कर देता है अमीनो। देखो अमीनो एसिड भी मतलब इसके पास भी एक पॉकेट है अमीनो एसिड की बाइंडिंग करने की। तो इसने क्या किया? टायरोसिन को यहाँ से बाइंड कराया, और देखो इसने क्या किया? इस टीआरएनए को चार्ज कर दिया, ठीक है, राइट, एक्टिव कर दिया विद, आप ऐसे बोल सकते हो कि टीआरएनए एक्टिव हो गया विद अमीनो एसिड, ठीक है। तो कौन करवाता है? टीआरएनए सिंथेटेस। और हर अमीनो एसिड का अलग अलग टीआरएनए सिंथेटेस एंजाइम होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या है? अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटिस। अब जैसे यहाँ पर हमने टायरोसिन की बात की थी, तो इसका नाम है टायरोसिल टीआरएनए सिंथेटिस। सिमिलरली जो और अदर अमीनो एसिड होंगे उनका नाम आ जाएगा आगे, उसके अकॉर्डिंग इसका नेम हो जाएगा। तो कौन सा है वो? अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटिस। अब क्वेश्चन नंबर जो 23 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड विच विद द कॉम्बिनेशन ऑफ एपोएंजाइम एंड कोएंजाइम। तो आपको बताना है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस विद द कॉम्बिनेशन ऑफ एपोएंजाइम एंड कोएंजाइम। तो क्या बनता है? होलोएंजाइम, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स, प्रोथेटिक ग्रुप, और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। तो वो बनता है होलोएंजाइम। इफ यू हैव एनी आइडिया अबाउट अ होलोएंजाइम, तो होता क्या है?
फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई 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 प्रोटीन का पार्ट है और प्लस उसके साथ कोई को फैक्टर ऐड हो रहा है, ठीक है। जो प्रोटीनिस पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं एपो इंजाइम, ठीक है। ऐसा बोल सकते हैं एपो इंजाइम, मतलब नॉन फंक्शनल है अभी। और जो कोफैक्टर की मैं बात कर रही हूँ वो होता है कोएंजाइम। अब देखो कोफैक्टर होते जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिन्हें की मिनरल्स की या फिर आप बोल सकते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैग्नीशियम और पोटेशियम, ठीक है। तो वो क्या आते हैं कोएंजाइम में आता है, जिससे विटामिन भी इसी में ही आते हैं, ठीक है। और जो भी आयंस होते हैं वो भी इसी में आते हैं, जैसे कि कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, राइट। तो वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, होलो एंजाइम बनाते हैं। और इससे रिलेटेड जो भी बाकी लिखा हुआ है वो इसका पार्ट नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्शन बाय ब्लॉकिंग इट्स एक्टिव साइट विच इज नोन एज, ठीक है। अब कोई फॉर एग्जांपल कोई एंजाइम है, राइट, और इसकी ये एक्टिव एंजाइम है, ठीक है, राइट। इस पे ए वर्क कर रहा है और एक बी जो है वो इनहिबिटर की तरह वर्क कर रहा है, राइट। बी इनहिबिटर की तरह वर्क कर, और सेम ही देखो सेम ही इसकी स्ट्रक्चर है यहाँ पे फिट होने की। तो अब ये एक्टिव साइट के लिए क्या कर रहे हैं, compete कर रहे हैं, ठीक है। तो उस इनहिबिशन को हम बोलते हैं कंपटीशन इनहिबिशन। और ये है एल्स्टोरिक एलोस्टेरिक इनहिबिशन। इसमें क्या होता है कि कोई अदर साइट भी होती है एलोस्टेरिक, जिसकी वजह से जो इनहिबिटर है वो यहाँ बाइंड कर जाता है, ना कि एक्टिव साइट पे बाइंड करता है। तो एलोस्टेरिक इनहिबिशन भी नहीं है इसका आंसर, फीडबैक इनहिबिशन भी नहीं है, सी है इसका कंपटीशन इनहिबिशन। और ये जो एक नेक्स्ट है वो है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ये भी नहीं है, ठीक है। तो बहुत इजी था ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 जो है आपका, enzyme which catalyze rearrangement of atomic grouping without altering molecular weight or number of atom in a molecule, ठीक है। तो कौन सा है, लाइगेस, आइसोमरेस, ऑक्सीडो रिडक्टेस और हाइड्रोलिस। तो जो चेंज करता है वो कौन सा होता है, आइसोमरेस। देखो आपने जब ग्लाइकोलिसिस पढ़ी होगी या फिर और भी अदर फॉर्म देखी होंगी तो उसमें आपने देखा होगा कि जो एल्डोस शुगर होती है वो कीटोस में कन्वर्ट हो जाती है, ये कीटोस शुगर एल्डोस में कन्वर्ट हो, जैसे कि राइबोस से राइबोलूस बन गया, ठीक है। तो वो क्या हुआ, वो चेंज हो रहा है, ठीक है, उसमें रीअरेंजमेंट हो रही है, ठीक है। बट जो उसका नंबर ऑफ एटम्स है वो नहीं चेंज हो रहे, कि वो सिमिलर वैसे के वैसे ही रह रहे हैं। तो कौन करवाता है, आइसोमरेज कराता है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन स्कॉर्पियो, ठीक है। तो स्कॉर्पियो में रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन से होते हैं, तो बहुत फेमस होते हैं बुक लंग्स, ठीक है। अगर आपको अपने कभी थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो कुछ इस तरह से होते हैं वो बुक्स की तरह, जैसे बुक्स के पेजेस अरेंज होते हैं ना, तो इस तरह से अरेंज होते हैं वो, ठीक है, बुक लंग्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लार्वल फॉर्म ऑफ प्यूरोमेटाबोलस इंसेक्ट इज, तो कौन सी होती है वो, निम्फ होती है, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन आप बोल सकते हो अगर आपको इसके बारे में पता हो, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखो, इसमें इन्होंने किंगडम के बारे में ही अभी क्वेश्चन वहीं से उन्होंने उठाए हुए हैं, एनिमल किंगडम से। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैस्ट ऑफ टर्माइट, ठीक है, कास्ट ऑफ टर्माइट। तो कौन सी जो है वो नहीं है। तो आपके ऑप्शन है रेपेलेट, ठीक है, बी बर्कर, सी है नास्यूट, और डी है किंग। तो जो कौन सा है कास्ट ऑफ टर्माइट नहीं है, दैट इज रेपेलेट, ठीक है। तो ये इसका आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टर ऑफ डिप्लोपोड्स। तो डिप्लोपोड्स का जो करेक्टर नहीं है, तो देखते हैं इसको क्या क्या है इसमें। ऑप्शन है आपका प्रेजेंस ऑफ सेगमेंटल स्टिंग ग्लैंड, बी है टू पेयर ऑफ appendages ऑन अ मोस्ट बॉडी सेगमेंट, सी है प्रेजेंस ऑफ एपोडोस सेगमेंट, और डी है प्रेजेंस ऑफ पॉइजनस क्लॉस। तो क्या है जो इसका करेक्टर नहीं है, डेट इज प्रेजेंस ऑफ पॉइजनस क्लॉस। तो देखो ये एनिमल किंगडम से देखो क्वेश्चंस हैं ये, वहीं से ड्राइव डाउन, और आप बोल सकते हो कि हाँ कुछ क्वेश्चन जो है वो टिपिकल आते हैं, क्योंकि हर किसी के बारे में इतना याद रख पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इससे अदर देन जो और टॉपिक है तो वहां से आप अच्छी स्कोरिंग कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, अ ब्लास्टोमियर टेकन फ्रॉम अ डेवलपिंग मोलस्क एम्ब्रियो इज केप्ट इन अ कल्चर, ठीक है। तो क्या हुआ, एक ब्लास्टोमियर इन्होंने उठाया, ठीक है, मोलस्क का, और उसे कल्चर में रख दिया, ठीक है। इट इज ऑब्जर्व दैट इट फॉर्म द सेम स्ट्रक्चर दैट इट वुड हैव फॉर्म्ड इन द पेरेंट एम्ब्रियो, ठीक है। तो देखो इसमें जो ब्लास्टोमियर्स थे वहां से इन्होंने उठाया और यहाँ पे रख दिया, ठीक है, एक कल्चर मीडियम में रख दिया। अगर इसको नहीं उठाते तो फॉर एग्जाम्पल इसने लिम्ब को फॉर्म करना था, ठीक है। और जबकि जब इसको कल्चर मीडियम में रखा तो क्या हुआ,
it is observed that it form the same structure that it would have formed in the parent embryo. But इसने यहाँ पे कल्चर मीडियम में भी लिम्ब को ही फॉर्म किया. It also undergo the same number of division at precisely the same time as it would have done in the parent embryo. This is a case of, तो उसको क्या बोला जाता है, ठीक है. तो उसको बोला जाता है, ए है आपका ऑप्शन रेगुलेटरी डिटर्मिनेशन, बी है मोजाइक डिटर्मिनेशन, सी है सिंथेटिकल डिटर्मिनेशन, डी है इंड्यूस डिटर्मिनेशन. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मोजाइक डिटर्मिनेशन, जिसमें क्या होता है, जो इसका फेट होता है ना, वो चेंज नहीं होता है. ठीक है, वो चेंज नहीं होता है. ठीक है, एक होता है ऑटोनोमस, एक होता है, ठीक है, यहाँ पर एक आ गया कंडीशनल. ठीक है, तो कंडीशनल में तो चेंजेस हो सकते हैं, पर ऑटोनोमस में चेंजेस नहीं होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल, और ये वही वाली स्ट्रक्चर्स क्यों फॉर्म करता है, क्योंकि इसके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, जैसे कि mRNA प्रेजेंट हैं, और अदर प्रोटीन्स हैं, जो कि अनदर एनवायरनमेंट में जाकर भी वही बनाते हैं जो इन्होंने अपने पेरेंट वाले फॉर्म में बनाना था इन्वायरमेंट में. ठीक है, तो कौन सी में आता है, ये मोजाइक डिटर्मिनेशन में. ठीक है, अब ये जो टर्म्स हैं, ये समझने में मतलब आपको तब समझ में आए तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. बट ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, राइट, अगर आपको इन टर्म्स के बारे में पता हो. राइट, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 पे. The secretion of which hormone is inhibited by the hypothalamus during the amphibian metamorphosis. ठीक है, तो कौन सा हार्मोन को इनहिबिट किया जाता है. सो ए इज प्रोलैक्टिन, बी इज एपिनेफ्रिन, सी इज जुवेनाइल हार्मोन, और डी इज इकाइडोजोन. ठीक है, तो इनहिबिट होता है दैट इज प्रोलैक्टिन. तो प्रोलैक्टिन ही इनहिबिट होता है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें. तो क्वेश्चन नंबर है आपका 32. रीजनरेशन ब्लास्टिमा इज मेड अप ऑफ. ठीक है, तो जो रीजनरेशन ब्लास्टिमा होता है वो फॉर्म होता है, तो उसको क्या कैसे होता है वो. ए डिफरेंशिएशन सेल दैट विल फॉर्म द लोस्ट पार्ट, बी है आपका ए प्लाज्मा क्लॉट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंजरी एंड अ मास ऑफ डी डिफरेंशिएशन सेल, और डी है अ बैग ऑफ हाइड्रोलाइसिस एंजाइम. ठीक है, तो जो रीजनरेशन ऑफ ब्लास्टिमा होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर जो लीजर्ट है, ठीक है, या फिर लीजर्ट ले सकते हैं आप, राइट. तो इनिशियल्स में क्या होता है, अगर कट लग जाए, ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, यहाँ से रीजनरेशन होने स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, यहाँ पे ब्लास्टिमा फॉर्म होता है. तो वो कैसे होता है, जो यहाँ की सेल है वो डिफरेंशिएटेड तो हो चुके हैं, ठीक है, उन्होंने अपना फेट तो ले लिया है. अब वो क्या होते हैं, डिफरेंशिएटेड से डी डिफरेंशिएटेड हो जाते हैं. ठीक है, अगेन से वो पहले वाली फॉर्म में आते हैं और फिर से वो इसको बनाते हैं. ठीक है, तो जिसका ऑप्शन है वो है अ मास ऑफ डी डिफरेंशिएटेड सेल. राइट, तो ये सारा का सारा ये वाला क्वेश्चन 30 और 32 डेवलपमेंट बायोलॉजी से लिया हुआ है क्वेश्चन ये. अब क्वेश्चन नंबर 33. द मॉडर्न मूवेबल फ्रेम हाइव यूज्ड इन एपीकल्चर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ. तो किसके ऊपर बेस्ड होता है वो, बी स्पेसिस के बीच में बेस्ड होता है. ठीक है, ना कि प्रोपोलिसिंग, लिविंग इन सोसाइटी एंड प्रोटेक्टिंग बेस. तो वो होता है बी स्पेस के ऊपर बेस्ड होता है. राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें तो देखते हैं. क्वेश्चन नंबर है आपका 34. क्वेश्चन नंबर 34 ए है आपका. देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ हनी बीज आर यूज्ड इन एपीकल्चर. तो मोस्टली जो एपीकल्चर में यूज की जाती हैं, आपको उन स्पीशीज के बारे में बताना है. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत फेमस है, राइट, तो बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है. तो ऑप्शन जो आपका ए है एपिस सिराना एंड एपिस डोरसाटा. ठीक है, बी है आपका एपिस मेलिफेरा एंड एपिस फ्लोरा. ठीक है, फ्लोरिया. ठीक है, सो सी आपका है एपिस डोरसेटा एंड ए साथ में एपिस मेलिफेरा, एंड ऑप्शन डी है एपिस मेलिफेरा और एपिस सिराना. ठीक है, जो उसका ऑप्शन है वो है आपका एपिस मेलिफेरा और एपिस सिराना. तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है. ठीक है, तो आप इसको पढ़ के जाना, जो वेरियस अदर इंटरेस्ट होते हैं ना, वहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन सेम ये से पूछे जाते हैं कि एपीकल्चर में मोस्टली कौन सी बीज की स्पीशीज को यूज किया जाता है. अब क्वेश्चन नंबर जो 35 है आपका, देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस बाय वर्कर हनी बी. ठीक है, तो क्या जो प्रोड्यूस नहीं किया जाता, ए इज वेनम, बी इज वैक्स,
सी इज रॉयल जेली एंड डी इज पोलन। ठीक है, तो देखो वेनम और वैक्स और रॉयल जेली, तो ये सारे के सारे तो हनीबीज के वर्कर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, बट पोलन तो फ्लावर या प्लांट प्रोड्यूस करता है, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो पोलन नॉट प्रोड्यूस बाय द वर्कर हनी बी। अब क्वेश्चन नंबर जो 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन अ हनी बी कॉलोनी हैज अ ग्रैंडफादर बट नॉट अ फादर, तो कौन होता है वो? सो ए है क्वीन, बी बर्कर, सी ड्रोन एंड डी फोरेजर। ठीक है, जो सी है ड्रोन, वो होता है नोट अ ग्रैंडफादर, हो सकता है बट फादर नहीं हो सकता, राइट। तो वही देखो, ये तीन क्वेश्चन जो है वो वहीं से ड्राइव्ड है आपके। अब क्वेश्चन नंबर जो 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो जो डिसीज से रिलेटेड क्वेश्चन ये ड्राइव्ड है ये, तो ये आप देख पा रहे हो स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोजोइट के। तो देखते हैं, गेमेटोफाइट, मीरोजोइट, स्पोरोजोइट और ट्रोफोजोइट। जो जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो होती है आपकी स्पोरोजोइट। तो देखो स्पोरोजोइट कुछ ऐसा होता है, राइट, ब्लड में। देखो साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं और अदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। तो जो मैरासाइट का, सॉरी मलेरिया का पैरासाइट है वो कौन सा है? प्लाज्मोडियम की कौन सी स्टेज करती है वो? स्पोरोजोइड करता है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर। तो फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आप, जो डिपेंड करते हैं वो हैं सेकंड, सेवंथ, ठीक है, नाइन्थ और टेंथ। ठीक है, तो देखो सेकंड तो इसमें है बट दे आर मेंशन फोर, तो ये ऑप्शन तो ए तो गलत है। ठीक है, अदर ऑप्शन है आपका नाइन्थ एंड टेंथ, ऑफ कोर्स ये तो हमने भी देखा। थर्ड एंड फिफ्थ नो। ठीक है, एंड अनदर वन है आपका सिक्स और सेवन्थ। सेवन तो है बट सिक्स नहीं है, तो ऑप्शन क्या है आपका बी। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं, सेकंड, सेवन्थ, ठीक है, और आपका नाइन्थ है और आपका टेंथ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। इजी क्वेश्चन था ये, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, नॉलेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें हम, तो देखते हैं इसको। between which one of the following set of group of blood group is a blood transfusion possible। तो किसमें ब्लड की ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल हो सकती है? तो देखते हैं इसको, इन ब्लड ग्रुप ए एंड ओ, इन विच ए इज अ डोनर, एंड ऑप्शन जो आपका बी है, बी एंड ए, बी इज अ डोनर। ऑप्शन है आपका ए एंड ए बी, ए इज अ डोनर। और डी ऑप्शन है आपका ए बी एंड ओ, ए बी इज अ डोनर। तो देखो, अगर आप ए के ब्लड को ओ में ट्रांसफ्यूज करोगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो ए ओ है वो सबको डोनेट कर सकता है ब्लड, राइट, बट वो ओ से ही ब्लड को ट्रांसफ्यूज करा सकते हैं, मतलब ओ को ही वो कैरी कर सकता है। तो ऑप्शन ए तो आपका गलत हो गया। ठीक है, अब बी की बात करें, क्योंकि एट द एंड एंटीबॉडी और एंटीजन की रिएक्शंस होती हैं, तो ये वाला भी आपका जो ऑप्शन बी है वो गलत हो जाएगा। इन केस ऑफ सी की बात करें तो देखो, अगर आप सी में देखो तो देखो ए एक्टिंग एज अ डोनर, तो ठीक है, अगर सी एलिस बनाए तो इसमें कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये हो सकता है, इसमें एंटीबॉडी भी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर आप ए बी वाले ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को अगर ए ब्लड ग्रुप डोनेट करोगे, ठीक है, तो उसमें कोई भी रिएक्शंस नहीं हमें देखने को मिलेगी। और इनके से जो ऑप्शन आपका डी है वो भी गलत है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो ओ है वो सिर्फ ओ से ही ब्लड रिसीव कर सकता है, राइट। तो ऑप्शन जो सी है वो आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें, क्वेश्चन नंबर 14। ECG रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल चेंजेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ हार्ट। ठीक है, तो हार्ट की बहुत सारी लेयर हैं, जैसे कि एपिकार्डियम, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम। तो किसमें जो ECG रिकॉर्ड करता है इलेक्ट्रिकल चेंजेस को? ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन था, तो किसमें करता है वो? मायोकार्डियम में करता है। मायोकार्डियम में चेंजेस आते हैं, ठीक है, और उन चेंजेस को डिटेक्ट कौन करता है? ECG। और वो कौन से चेंजेस होते हैं? इलेक्ट्रिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 41। Which of the following type of metabolite is used for generating glucose under severe starvation condition? तो कौन जनरेट करता है? वो करता है अमीनो एसिड करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल टू ऑस्मोटिक एनर्जी कन्वर्जन दैट अकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कौन से होते हैं केमिकल टू ऑस्मोटिक एनर्जी कन्वर्जन में? तो ऑप्शन आपका ए है एटीपी ड्राइव्ड मसल कंट्रैक्शन, एटीपी डिपेंडेंट फोटोन इमिशन इन फायरफ्लाइज, सी है आपका लाइट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन फ्लो इन क्लोरोप्लास्ट, और डी है आपका एटीपी ड्राइवन एक्टिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो कौन सा हो रहा है? डी।
क्योंकि देखो एटीपी ड्राइवन एक्टिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो ऑस्मोटिक केमिकल को किसमें किया इसने, ऑस्मोटिक एनर्जी कन्वर्जन में किया। ठीक है, तो डी है इसका राइट आंसर। अब जो क्वेश्चन नंबर 43 है, which of the following enzyme can utilize both NAD positive and NADP पॉजिटिव एज अ को एंजाइम। ठीक है, तो ये क्या करें, को एंजाइम की तरह वर्क करें। तो आपने देखा होगा कि कुछ रिएक्शंस में या कुछ साइकिल्स में हम NADPH2 लिखते हैं और किसी में लिखते हैं हम NADPH या H पॉजिटिव, ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को कौन सा यूज कर सकता है, तो ऑप्शन है आपका ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस, बी अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, सी एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस, एंड डी इज ग्लिसरॉल डी सॉरी ग्लिसरॉल 3p डिहाइड्रोजिनेस। तो जो यूज कर पाता है उस किसके पास है ऐसी कैपेबिलिटी, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस के पास है। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ डिस्कोइडल प्लेसेंटा। ठीक है, तो वेरियस काइंड ऑफ प्लेसेंटा प्रेजेंट होती है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। तो आपको बताना है कि जो डिस्कोइडल टाइप ऑफ प्लेसेंटा है वो किस में ही प्रेजेंट है। तो ऑप्शन देखते हैं रैबिट, डियर, शीप एंड पिग। तो ठीक है, उससे पहले आप इस डायग्राम की तरफ फोकस करो। तो देखो ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये एपी थी कोरियल टाइप ऑफ प्लेसेंटा है। तो देखो इसमें कुछ हमें देखने को मिल रहा है, ये है क्रोनिक विलाई और एंडोमेट्रियम। ठीक है, ये है फीटल का टिश्यू अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया हो, और ये है मदर का टिश्यू। ठीक है, ये फीटस का है और ये मदर का टिश्यू है। ठीक है, तो इस टाइप की प्लेसेंटा को हम डिफ्यूज प्लेसेंटा बोलते हैं। राइट, अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलें तो ये जो है ये है कोटिलिडनरी प्लेसेंटा। ठीक है, और ये कव और शीप में हमें देखने को मिलती है। और इसमें देखो कुछ अलग से बैंडेज भी है, यहाँ पे कुछ अलग से सेल भी हैं इसमें, कि फीटस और मदर का तो अलग अलग टिश्यूज हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो है जोनरी प्लेसेंटा, जो कि कव और डॉग में हमें देखने को मिलती है। तो अब देखो इसकी अरेंजमेंट एज कम्पेयर टू जो अभी तक हमने की है उससे थोड़ी डिफरेंट है। और जो लास्ट आती है वो होती है डिस्कोइड प्लेसेंटा, जिसमें ह्यूमंस और माउस आते हैं। ठीक है, राइट, और इसमें रैबिट भी आते हैं। ठीक है, तो देखो ये देखो अब देख सकते हो ये फीटस का टिश्यू है। ठीक है, ये मदर्स का टिश्यू, और साथ में क्या है कुछ इन्वेजिनेशन भी है। राइट, तो डिस्कोइडल प्लेसेंटा किस में प्रेजेंट होती है, रैबिट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, माउस में प्रेजेंट होती है और ह्यूमंस में प्रेजेंट होती है। तो जो इसका आंसर है वो क्या है, ए। राइट, ना कि डियर में, ठीक है, और ना ही शीप में और ना ही पिग में। तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही कट गए। ठीक है, तो टाइप ऑफ प्लेसेंटा से क्वेश्चन आया था कि किस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। अब क्वेश्चन नंबर 45 की हम बात करें, तो रीजनरेशन ऑफ लिम्ब और टेल इज एन एग्जांपल ऑफ, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एपीमॉर्फोसिस। ठीक है, क्या होती है वो, एपीमॉर्फोसिस। एक है नेक्स्ट आपका कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी। तो ये लीवर में देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने सुना होगा कि लीवर डैमेज हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, लीवर फिर से रीजनरेट कर देता है। तो वो एक्चुअल में क्या करता है, सेल के साइज को इंक्रीज करता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोफेलोक्सिस। ठीक है, ये भी हमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में इसी हाइड्रा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ऑटोटोमी। ठीक है, शेडिंग करना है अपने पार्ट को। तो जो एक्चुअल में रीजनरेट करता है वो क्या होता है, एपीमॉर्फोसिस, जैसे कि हम लिजर्ड में देख सकते हैं। ये वाला जो बेस्ट एग्जांपल वो लिजर्ड में हमें देखने को मिलता है। राइट, तो ये बायो से अरेंज था ये वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 46, मोल्टिंग हार्मोन इज, तो कौन सा होता है, इकाइडोजोन, जुवेनाइल हार्मोन, T3 या ग्रोथ हार्मोन। तो कौन सा होता है, डाइसोन हार्मोन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्लिडोइक एग्स आर फाउंड इन, तो ये टाइप ऑफ एग्स होते हैं तो किस में मिलते हैं। ऑप्शन ए आपका वर्ड है, बी मैमल्स, सी इंसेक्ट, डी मोलस्क। ठीक है, तो अम्नियोटिक क्लिडोइक एग भी बोलते हैं इसे, तो किस में प्रेजेंट होता है, ये वर्ड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 48, लिटिल लाइन सिस्टम ऑफ सेंसेस ऑर्गन प्रेजेंट इन द स्किन ऑफ टेडपोल लार्वा। तो क्या है, तो देखते हैं इसको। कंप्लीटली डिसअपियर ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस, पार्शियली रिटेन ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस, पार्शियली डिसअपियर ड्यूरिंग लेटर स्टेज ऑफ मेटामॉर्फिस, और फुली रिटेन इन द एडल्ट फ्रॉग। ठीक है, तो क्या होता है, ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोजेनेसिस वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, आउट ऑफ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, आउट ऑफ द फॉलोइंग पेट्स विच वन इज डज नॉट बिलोंग टू द ऑर्डर ऑफ लैपिडोप्टेरा। ठीक है, तो जो और भी अदर ऑर्डर होते हैं उन ऑर्डर से लेके, ठीक है, कौन से उसमें ऑर्गेनिजम्स या कौन से उसमें पेस्ट आते हैं, उनके नाम, और जो वो डिसीज करते हैं, ठीक है, किस में वर्क करते हैं। तो वहां से आप क्वेश्चन ड्राइव का एक पैटर्न देख सकते हो। तो आपको बताना कि कौन सा जो बिलोंग नहीं करता है। तो ऑप्शन ए है आपका ग्राउंडनट स्टेम बोरर,
बी में स्टेम बोरर, राइस स्टेम बोरर और शुगर केन स्टेम बोरर। तो क्या है आपका ग्राउंडनट स्टेम बोरर। जैसे राइस में होता है कैल्सोब्रूकस, ठीक है, इस टाइप का जो प्रेजेंट होता है स्पीशीज, और ये पेस्ट बोल सकते हो, लेपिडोप्टेरा को ही वो बिलोंग करता है। ठीक है, तो जो नहीं बिलोंग करता वो कौन सा है, ग्राउंडनट स्टेम बोरर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो क्या क्या जो गलत है इसके बारे में। आर मोनोस्पेसिफिक एंटीबॉडी, ऑफ कोर्स है, क्योंकि मोनोक्लोनल मतलब स्पेसिफिक होगा वो। आर एक्टिव अगेंस्ट मल्टीपल एपिटोप ऑन वन प्रोटीन, जो कि गलत है। आर प्रोड्यूस बाय द सेल दैट मस्ट ग्रो इन अ हैट मीडियम, सही है। आर प्रोड्यूस बाय द इमोर्टल सेल्स, ये भी सही है। ठीक है, तो देखो अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मींस इनकी स्पेसिफिसिटी या फिर इनकी बाइंडिंग साइट किसी एक ही पर्टिकुलर के साथ होगी, एपिटोप के साथ होगी। ठीक है, ऐसी एंटीबॉडीज। तो अब इन्होंने बोला है आर एक्टिव अगेंस्ट मल्टीपल एपिटोप ऑन वन प्रोटीन, तो ये तो गलत है। ठीक है, तो बी है जो इसका राइट आंसर है। राइट, और ए सी और डी तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में सही है, बट जो बी है वो गलत बताई हुई है ये वाली स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, तो जो है क्वेश्चन, द एंटीबॉडी विच इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन क्लोस्ट्रम ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ लैक्टेशन। तो कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, डेट इज एंटीबॉडी ए। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। तो किसने डिस्कवर की थी, एडवर्ड जेनर ने। तो आप देख सकते हो ये है एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TH1 सेल डज नॉट, तो क्या नहीं होता है इनके पास, एक्टिवेट मैक्रोफेजिस, एक्सप्रेस CD4, प्रोड्यूस IFN, अल्फा फैक्टर, और बाइंड सोलुबल एंटीजन। तो क्या होता है इसमें, बाइंड सोलुबल एंटीजन, ये वाला पार्ट नहीं होता। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई इज फॉर्म बाय। तो किसके थ्रू बना होता है, पर पहले देख लेते हैं जो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई वो प्रेजेंट कहाँ होता है। ये ईयर्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये देख पा रहे हो आप, ये ईयर्स की मेम्ब्रेन है, वहां पे ये प्रेजेंट होता है। और किससे फॉर्म होके बना होता है वो, बेसिलियर मेम्ब्रेन के थ्रू फॉर्म बना होता है। ठीक है, तो ए है इसका राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 55 है, नी जर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ इस टाइप ऑफ रिफ्लेक्स। तो कौन से रिफ्लेक्स का टाइप है ये, मोनोसिन सिनेप्टिक रिफ्लेक्स आर, और मल्टी सिनेप्टिक रिफ्लेक्स आर, और कंडीशनल रिफ्लेक्स आर, और कॉन्शियस रिफ्लेक्स आर। तो कौन सा होता है वो, मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स आर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइंड्स टू FC रिसेप्टर ऑन अ मास्ट सेल एंड बेस ऑफ। तो कौन सी बाइंड करती है वो, एंटीबॉडी ई बाइंड करती है। तो ये क्वेश्चन भी इजी था। ठीक है, तो देखो दो क्वेश्चन जो इम्यूनोलॉजी से थे वो दोनों के दोनों इजी क्वेश्चन थे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ इनेट इम्यूनिटी, sorry, innate immune system involve recognition of molecules such as mannose binding lectins or for bacteria with the mannose on the surface। तो कौन सा करवाते हैं वो, ए ऑप्शन है आपका नेचुरल किलर सेल, बी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, और सी है आपका इंटरफेरोन, और डी है एक्यूट फेस प्रोटीन। तो जो एक्चुअल में होता है वो मैनोस बाइंडिंग के थ्रू वो होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। और आपको पता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बहुत सारे टाइप होते हैं। ठीक है, तो कुछ क्लासिकल हैं। ठीक है, तो उसमें जो है एक वो आता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में, जिसमें मैनोस बाइंडिंग लैक्टिन्स होती है, जिसमें कि क्लासिकल सिस्टम हो गया, लैक्टिन सिस्टम हो गया, इसके अकॉर्डिंग क्या है इसका आंसर, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ इनेट इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व द रिलीज ऑफ हिस्टामिन। तो हिस्टामिन कौन रिलीज करता है, तो देखो, तो आपका ऑप्शन है न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, मैक्रोफेजेस एंड टिश्यू मास्ट सेल। तो मास्ट सेल आर स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद द रिलीजिंग ऑफ हिस्टामिन। ठीक है, तो डी क्या है इसका राइट आंसर। देखो ये है मास्ट सेल, तो देखो ये जो जाना जाता है वो हिस्टामिन के लिए जाना जाता है, क्योंकि वो रिलीज करता है ड्यूरिंग द इम्यून इम्यून जब भी कोई ऐसा रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज एसेंशियल फॉर एन एक्यूरेट फीसल एग्जामिनेशन ऑफ ओवा एंड सिस्ट इज। तो कौन सा होता है वो, ए है आपका सीरोलॉजिकल टेस्ट, बी है फ्लोटेशन मेथड, सी है आपका PCR, एंड डी है परमानेंट स्टेन स्लाइड। तो कौन सा होता है, फ्लोटेशन मेथड हो, तो उसके थ्रू हम एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 30 है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट इज कैलाबर स्वेलिंग इज अ सिम्टम्स इन इन्फेक्शन ऑफ। तो किसमें होता है ये, तो आपका है ऑनसेरा वोल्वुलस, बी लोआ लोआ, सी आपका है ब्रुगाई मलाइस,
एंड डी है विचेरिया वैनक्रॉफ्टी, ठीक है, तो वो किस में होता है वो, डेट बाय लोआ लोआ, ठीक है, लोआ लोआ के इन्फेक्शन से होता है ये कैलाबार स्वेलिंग। क्वेश्चन नंबर 61 है, स्क्रब टाइफस इज ड्यू टू द, तो किसके थ्रू होता है वो, रिकेट्सिया प्रोवेजिकाई spread by the body lice, and Orintia susugamashi spread by the chiggers या mite lice, और Rickettsia typhi spread by the fleas, और ये Serenia pestis spread by the mites। तो किसके थ्रू होता है स्क्रब टाइफस, विद द हेल्प ऑफ Orintia susugamashi, ठीक है, उसके थ्रू होता है ये। और ये आप देख पा रहे हो स्क्रब टाइफस करवाने वाले के वाले होते हैं माइट लार्वास, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्थ्रोपोड बोन, बोन डिसीज इज ट्रांसमिटेड बाय अ फ्लीस, ठीक है, तो कौन सी है जो ऑर्थोपोड बोन डिसीज ट्रांसमिटेड फ्लीस के थ्रू होती है। ऑप्शन ए इज प्लेग, बी लाइम डिसीज, सी सीउटल्यूज इंसेफ्लाइटिस, बी रिलैप्सिंग फीवर। तो जो कोज होती है वो होती है फ्लेग डिसीज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ विच इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ आर सिलेक्टेड स्पीशीज, तो आर सिलेक्टेड स्पीशीज का करेक्टरिस्टिक नहीं है। ए है रिप्रोडक्टिव क्विकली, बी पेरेंटल केयर, ए लो सर्वाइवल रेट ऑफ प्रोजेनिस, एंड दीज प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनिस। तो जो इसका आंसर है वो है बी पेरेंटल केयर। अगर आपको पता हो आर सिलेक्टेड स्पीशीज ऐसी स्पीशीज होती हैं जो कि नंबर्स में प्रोड्यूस करती हैं प्रोजेनी को, ठीक है। और आपको पता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ट्रीज ट्रीज मल्टीपल सीड्स को फॉर्म करते हैं, ठीक है, मल्टीपल सीड को फॉर्म किया और रिप्रोड्यूस क्विकली करते हैं, ठीक है। और जो इनका सर्वाइवल रेट होता है वो बहुत लो होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फिशेस में देख लिया आपने, उनका भी सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है। अगर हंड्रेड्स या थाउजेंड स्पीशीज इनके एग जो हैं प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उनमें से बहुत ही 2 या 3% ही सर्वाइव कर पाएंगे, तो उनको हम लेते हैं आर फिशेस में। और देखा होगा कि जो फिशेस होती हैं और स्नेक्स होते हैं या फिर जो आप कुछ प्लांट्स की बात करें, वो पेरेंटल केयर प्रोवाइड करवाते ही नहीं है, राइट। तो वो किस में आती हैं, आर सिलेक्टेड स्पीशीज में आती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64, कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स वाज प्रपोज्ड बाय, तो किसने प्रपोज किया था, तो वो किया था, ऑप्शन है आपका ईपी ओडम, एजी टेंसले, सी जुडाइन, और डी है आपका चार्ल्स एल्टोन। तो चार्ल्स एल्टोन वाज गिवन द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। क्वेश्चन नंबर 65, द फोर्स दैट ड्राइवन एन आयन थ्रू अ मेम्ब्रेन चैनल डिपेंड्स ऑन, तो किस पे डिपेंड होता है वो, तो द साइज ऑफ चैनल, बी द साइज ऑफ आयन, सी द साइज ऑफ मेम्ब्रेन, एंड द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का डिफरेंस होता है वही मूव कराता है आयन को इन या आउट फ्रॉम मेम्ब्रेन, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द म्योटिक प्रोसेस बाय विच होमोलोगस आर पेयर ड्यूरिंग द प्रोफेस वन इज कॉल्ड। तो जब प्रोफेस, देखो ये है स्टेजेस ऑफ प्रोफेस, ठीक है, उसमें जब पेयर हो जाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, तो उसे क्या कहते हैं, देखो तो ये क्या होता है, ये साइनेप्सिस होता है। तो देखो साइनेप्सिस हो रही है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पेयरिंग हो रही है, राइट, होमोलोगस क्रोमोसोम में। तो जो इसका ऑप्शन है वो है साइनेप्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन एंड टेस्ट्रोजन आर स्टीरॉइड हार्मोन एंड मोस्टली बाइंड टू, तो किसके थ्रू बाइंड होते हैं ये, तो ऑप्शन आपका ए है मेम्ब्रेन आयन चैनल, इंजाइम लिंक्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर, जी प्रोटीन लिंक्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर, या साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। तो वो किसके थ्रू होते हैं, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। इफ यू हैव एनी आइडिया अबाउट द स्टीरॉइड हार्मोन, तो क्या होते हैं, जो स्टीरॉइड हार्मोन्स होते हैं ना, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। और जो प्रोटीन वाले हॉर्मोन्स होते हैं वो मोस्टली क्या करते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना उस पे उनके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो मेम्ब्रेन आयन चैनल्स, इंजाइम लिंक्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर, और जी प्रोटीन लिंक्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर, तो ये मोस्टली जो है प्रोटीन वाले हॉर्मोन्स को, या जो प्रोटीन के लाइगेंड्स होते हैं ना उन पे वर्क करते हैं। पर जो साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर होते हैं वो मोस्टली स्टीरॉइड हॉर्मोन्स के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टीरॉइड हार्मोन का नेचर फैटी एसिड है, ठीक है, इसलिए वो मूव कर जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। क्वेश्चन नंबर जो 68 है आपका, सी वैल्यू पैराडॉक्स सुजेस्ट अस अबाउट, तो क्या बताता है आपको सी वैल्यू पैराडॉक्स। ए है आपका ऑप्शन कॉलिनियरिटी बिटवीन द जीनोम साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एनिमल, सी नॉन कॉलिनियरिटी बिटवीन द जीनोम साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एनिमल, सी डोसेज कंपनसेशन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो देखो नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो बताता ही नहीं है, डोसेज कंपनसेशन भी नहीं बताता है। अब बात रही दोनों के बीच में, तो जीनोम साइज जो है वो कॉम्प्लेक्स, जितना ज्यादा जीनोम साइज होगा उतना ही कॉम्प्लेक्स वो ऑर्गेनिज्म होगा, दैट इज नॉट करेक्ट, ठीक है।
जो जीनोम का साइज है और जो कॉम्प्लेक्स नेचर है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो नॉन कोलिनियर फैशन में चलते हैं, ठीक है। तो जो बी है वो उसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट है 69। सेक्स क्रोमोसोम बेस्ड डोसेज कंपनसेशन इन ह्यूमन इज ब्राउट अबाउट बाय, तो क्या बताता है? इनएक्टिवेशन ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल, बी है आपका हाइपर एक्टिविटी ऑफ सिंगल एक्स क्रोमोसोम इन मेल, और हाइपर एक्टिविटी ऑफ बोथ एक्स क्रोमोसोम ऑफ फीमेल, या पार्शली इनएक्टिविटी ऑफ बोथ एक्स क्रोमोसोम इन मेल, ठीक है। तो बात अगर हम डोजेस कंपनसेशन में करें, तो उसमें क्या होता है, एक इनएक्टिव हो जाता है फीमेल। अब देखो फीमेल में क्या होता है, एक्स एक्स, मेल में होता है एक्स वाई, ठीक है। तो ये भी अपनी तरफ से प्रोड्यूस करेगा प्रोटीन्स को, ये भी अपनी तरफ से प्रोड्यूस करेगा। अगर आप फीमेल की बात करें, अगर मेल की बात करें, ठीक है, इसमें तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो कम होगा। तो इसमें क्या होता है कि एक एक्स क्रोमोसोम को साइलेंट कर दिया जाता है, जिसमें क्या होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डोसेज कंपनसेशन, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड इम्प्लाइज, तो क्या बताता है आपको? अ कोडोन डीजेनरेट आफ्टर द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, मोर देन वन कोडोन कैन कोड फॉर वन अमीनो एसिड, कोडोन नॉट इन्वॉल्व इन कोडिंग आर कॉल्ड डीजेनरेटेड कोडोन्स, और डी है आपका वन कोडोन कैन कोड फॉर मोर देन वन अमीनो एसिड, ठीक है। तो जिसका राइट आंसर है वो है बी, मोर देन वन कोडोन कैन कोड फॉर वन अमीनो एसिड, ठीक है। आपको पता होगा, फॉर एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर अमीनो एसिड है, उसको बहुत सारे कोडोन कोड कर सकते हैं, उससे हम बोलते हैं डीजेनरेसी। क्वेश्चन नंबर आपका है 71। इंजाइम्स फॉर अ यूरिया साइकिल आर प्रेजेंट इन, तो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो? तो ऑप्शन ए है आपका माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लीवर सेल, बी है साइटोसोल ऑफ लीवर सेल, सी है लाइसोसोम ऑफ लीवर सेल, और डी है इन सिस्टोल ऑन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लीवर सेल। तो बोथ इन साइटोसोल और माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लीवर सेल में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यूरी सेल के इंजाइम्स। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 72। सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड कौन से होते हैं? ऑफकोर्स सिस्टीन एंड मिथियोनिन, ठीक है। सिस्टीन और मिथियोनिन होते हैं, मिथियोनिन और थायरोनिन नहीं होते हैं, साइटोसिन थ्रियोनिन भी नहीं होते हैं, साइटोसिन सीरिन भी नहीं होते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इनके स्ट्रक्चर है, साइटोसिन, ये इसका कॉर्ड लेटर है एक सिंगल में, और ये है मिथियोनिन। तो देखो इनमें सल्फर प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फिश इज एन ईल, तो कौन सी इसमें ईल है? जो आपके एग्जाम्पल हैं, क्वेश्चन ऑप्शन है आपके, मेटेकैम्बिलस एर्मेटिस, बी है आपका कैटला कैटला, सी है चैना पेनेक्टस, और डी है एरोकाइथाइस सिंघाला, ठीक है। तो जो इसमें आंसर है वो है आपका ए, राइट। ठीक है, तो मैम भी इस क्वेश्चन था ये। द डोजेज ऑफ पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट इज इंड्यूस ब्रीडिंग इज, तो इससे हम क्या बोलते हैं? तो है आपका सेम फॉर एक्सोटिक एंड एंडेमिक फिश, बी हायर फॉर एक्सोटिक फिश एंड देन एंडेमिक फिश, लेसर इन एक्सोटिक फिश देन एंडेमिक फिश, एंड इज सेम फॉर मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो जो इसका आंसर है वो है बी, हायर होती है फॉर एक्सोटिक फिश में देन द एंडेमिक फिश। अब क्वेश्चन नंबर 75, बोलो जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, द स्पीशीज रिचनेस इज डिफाइंड बाय, तो जो स्पीशीज रिचनेस है वो बताती क्या है आपको? नंबर ऑफ स्पीशीज अकरिंग इन एन एरिया, या नंबर ऑफ abundance ऑफ स्पीशीज अकरिंग इन एन एरिया, और abundance ऑफ स्पीशीज अकरिंग इन एन एरिया, और सेम एज स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो एक्चुअल में देखा, जो स्पीशीज रिचनेस का मीनिंग यही होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कितनी स्पीशीज प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने टू प्लॉट लिए, टू एरिया हमने कंसीडर किए हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें, तो सबसे ज्यादा जो स्पीशीज रिचनेस है वो इस वाले प्लॉट में ज्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू, देखो अब इसमें तो अबंडेंस एक ही ज्यादा है, राइट, और बी है, बट इसमें क्या है, स्पीशीज ज्यादा कौन सी है? देखो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ठीक है। तो इसमें स्पीशीज रिचनेस क्या हुई? ज्यादा हो, ठीक है। तो जो इसका ऑप्शन है वो है आपका ए, ठीक है। तो ये था आपका ऑल ओवर पेपर, तो बहुत इजी बोल सकते हैं, आपको 50-50 था पेपर। अच्छे क्वेश्चंस भी थे इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन भी थे, और कुछ टिपिकल क्वेश्चन भी थे, ठीक है। तो अगर आप 2025 को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2025 सी सेट या फिर पीयू सेट के लिए, पीजी के लिए, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस हैं, प्रीवियस 24 की हैं, 23 की हैं, 21 की अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ उसे वॉच कर सकते हो। और फॉर मोर क्वेरी यू कैन कॉन्टेक्ट अस। सो थैंक यू, पढ़ते रहिए अच्छे से, थैंक यू।